नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स लगातार 2 दिन से गिरावट झेल रहे हैं। भले ही हल्की गिरावट के साथ गुरुवार को हमने देखा मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार में उठापटक लाजमी थी, लेकिन कमजोरी के साथ मजबूत ओपनिंग के बाद मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज के बाजार में क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा और कैसे आपको इस बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद संदीप जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। तो सर, सबसे पहले देख लेते हैं कि वीकली एक्सपायरी पे मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था, फिर आगे बढ़ेंगे और आपसे समझेंगे कि आप बाजार में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। अगर हम बाजार की बात करें तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार हायर लेवल से फिसल के बंद हुए। निफ्टी 8 अंक की सही, सेंसेक्स 27 अंक गिरकर बंद हुए और बैंक निफ्टी में हमने देखा 81 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग होती हुई नजर आई। तो भले ही सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। शुरुआती कारोबार में हमने देखा कि निफ्टी ने 24,400 का लेवल भी पार किया, लेकिन टिक नहीं पाया और क्लोजिंग 24,315 के आसपास देखने को मिली। यानी कि हायर लेवल से निफ्टी में करीब 86 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। सेंसेक्स ने भी इंटरडे में 80,000 का लेवल पार कर लिया था, लेकिन क्लोजिंग वहां पे नहीं हुई और हायर लेवल से करीब 250 अंक गिरकर सेंसेक्स में भी हमने देखा जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। इसके साथ साथ आप देखेंगे बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो वहां पे मजबूती के साथ जरूर क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे हाई से बैंक निफ्टी में भी हमने देखा करीब 130 अंकों की जो कमजोरी या तो फिर जो गिरावट है उसके साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टोरल साइड में अगर आप आए, तेल गैस, पीएसयू और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। अगर आप गिरावट की बात करें जिनमें मुनाफा वसूली देखने को मिली, उसमें आप देखें रियल्टी, हेल्थ केयर, फार्मा और ऑटो शेयर, इनमें सबसे ज़्यादा दबाव कल के सेशन में यानी कि गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल भी रहा था। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें, निफ्टी के अगर आप गेनर लूजर्स की बात करें तो तेल गैस एक ऐसा तबका था जो कि लीड कर रहा था, उसमें ओएनजीसी, उसके साथ साथ बीपीसीएल और इनफैक्ट एचपीसीएल इंडेक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी दमदार तेजी कल के सेशन में देखने को मिली। इसके अलावा कोल इंडिया, आईटीसी, इनमें भी मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन गिरावट थी टाटा कंज्यूमर में, बजाज फाइनेंस में, एमएनएम जो कि दूसरे दिन लगातार कमजोर हुआ और डिविस लैब फार्मा पैक से, इसमें भी कमजोरी के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। इसके अलावा अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो अच्छी बात यह है कि मार्केट में जो रिकवरी देखने को मिली लोअर साइड से, करीब 1500 ऐसे शेयर हैं जो कि बढ़त के साथ बंद हुए, बनस्पत इसके कि 977 शेयर गिरकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन जो कि परसों कमजोर थी वो फिर से एक बार एडवांसिस के फेवर में यानी कि बुल्स के फेवर में आती हुई नजर आई है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कल हमने देखा मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। मिड कैप इंडेक्स करीब 225 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 300 अंकों की मजबूती लेकर बंद होता हुआ नजर आया। वायदा बाजार की तरफ चलते हैं। एचपीसीएल, सन टीवी, पॉलीकैब और उसके साथ साथ इंडस टावर्स, ये वायदा बाजार के गेनर्स में शामिल थे। अगर आप लूजर्स की बात करें, जिन शेयरों ने वायदा बाजार में कमजोरी के साथ ट्रेड किया, उसमें इन्फो एज, कोफोर्ज, एलएनटी टेक, ये 3 मिड कैप आईटी प्लेस हैं जो कि कमजोर थे और उसके साथ साथ वेदांता में भी दिन की जो क्लोजिंग है वो कमजोरी के साथ ही कल के सेशन में हमने आती हुई देखी। ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो टॉप गेनर्स में एचसीआई, जिसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगा। इनफैक्ट शिपिंग एज अ पैक में कल हमने जबरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा। सीक्वेंट साइंटिफिक, ईआईएल एक और सरकारी कंपनी है और उसके साथ साथ गुजरात पिपावा पोर्ट, ये टॉप गेनर्स में शामिल थे। अगर आप लूजर्स की बात करें जिनमें गिरावट देखने को मिल रही थी तो उन शेयरों में आप देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। शॉपर्स स्टॉप, ग्लेनमार्क लाइफ जिसका ओएफएस खुला हुआ है, इन शेयरों में हमने कमजोरी के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग आती हुई दिखी। अच्छी बात यह है कि मार्केट में भले ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स 3% की गिरावट के साथ कल के सेशन में बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये तो बात हुई पूरी एक्शन की, किस तरह से कल के बाजार में हमने परफॉर्मेंस बनती हुई दिखी। लेकिन संतोष सर, अगर हम आज के बाजार की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी में हम देख रहे हैं कि भले ही बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हुआ हो, पिछले हफ्ते की जो वीकली क्लोजिंग थी वो भी 24,300 के ऊपर देखने को मिली थी। तो भले ही हम कह सकते हैं कि हायर लेवल से निफ्टी करीब 85-86 अंक गिर के बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। और अच्छी बात यह है कि एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,300 का, इसके ऊपर हम बंद होने में कामयाब हुए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये निफ्टी के लिए 24,300 का लेवल? तो देखिए, मुझे लगता है कि अब
टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर के नतीजे चालू हो गए हैं आने, और टीसीएस से रुझान मिलना चालू हो गया है। दूसरी तरफ कुछ जो है रेगुलेटर्स की तरफ से कुछ नियम आए, चीज़ें जो हैं वो की गई हैं कि लॉट साइज का बढ़ा देना। ये उनको रिकमेंडेशंस आई हैं उनकी जो है स्पेशल कमेटी के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों का एक इफेक्ट निफ्टी पे है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में अगर देखें तो टेक्निकल के लिहाज से 24,150 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी का जो लो या हाई कह लें उधर की तरफ दिखता है। तो उस लिहाज से 24,150 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल दिखते हैं। और लेकिन अब मुझे लगता है हैंस फोर्थ अगर आप देखेंगे मार्केट में, चूंकि रुझान आ रहे हैं नतीजों के, और ये चुनावी नतीजे नहीं हैं बल्कि ये जो है रुझान आ रहे हैं हमको, और जितने भी बड़ी कंपनियां हैं मानने लगी हैं कि टीसीएस के नतीजे आए हैं। हेड काउंट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट बेसिस पे। लेकिन कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ देखने को मिली है, उम्मीद से थोड़े बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। मतलब आईटी पैक से आपको जो है वो संकेत पहले जो नतीजा आया है उससे अच्छी तरह दिख रहा है। अब आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इन्फोसिस में ज़्यादा उम्मीदें हैं मार्केट को कि ज़्यादा अच्छा करेगा, फिर एससीएल टेक है। तो ये तमाम नतीजे अब सामने आने लगेंगे धीरे धीरे, और मार्केट जो है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, कह लें कि इंडिया के जनरल इलेक्शंस के बाद काफ़ी उम्मीदें मार्केट बना चुका है, और उम्मीदों पर अगर नतीजों पर खरे नहीं उतरती हैं कंपनियां तब वहां पर पिटाई देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहे ना कि निफ्टी पे। निफ्टी ऑलरेडी सैक्रोसेंट बुल रन में है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी देखें आप पीएसयू में काफ़ी तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ है, चाहे भी डिफेंस, रेलवे, पावर स्टॉक्स, तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, या ऑयल एंड गैस की तरफ देख लें। तो ये सारी कंपनियां तेजी में हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, तो आप आई थिंक मार्केट को ज़्यादा आप कैप्चर कर सकते हैं। 24,150 निफ्टी के लिए अहम है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुल रन हो चुका है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें ये शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए सर, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सेक्टर्स जिनमें कल हमने काफ़ी अच्छा रुझान देखा, उसमें आप देखेंगे कि तेल गैस एक स्टार परफॉर्मर था। कई सारे स्टॉक्स हैं इस पैक से, जिसमें आप ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, इनमें खासा एक्शन देखने को मिला था। कंज्यूमर ड्यूरेबल में कल हमने देखा पॉलीकैब में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला, वोल्टास में भी मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो बाजार भले ही हमने देखा कि लैकलस्टर था, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे का रुझान नहीं देखने को मिला, एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन ये जिस तरह से ये तेल गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर, जहां पे अभी भी खरीदारी करने के मौके बचे हों? देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मुझे लगता है कि अगर आप देखें अभी वर्लपूल को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद जो है आज के ही दिन पेपर में था, ये हेडलाइंस थी एक तरह से कि बॉश जो है वो इंटरनेशनली वर्लपूल को खरीदने की बात कर रहे हैं और उनमें मर्जर की बात हो रही है। तो और कह लें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का काफ़ी मतलब 1-2 साल से लाइमलाइट में नहीं रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़े थे, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़े हुए थे कंपनियों के। तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जितनी भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं ऑलरेडी, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी गई हैं पिछले कह लें कि इस गर्मी में जो गई हैं वेदर कंडीशंस, और आने वाले दिनों में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है, मुझे लगता है कि एयर कंडीशनर्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें ब्लू स्टार देख सकते हैं, वोल्टास, ये दो कंपनियां काफ़ी अच्छी दिखती हैं। दूसरी तरफ अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ देख सकते हैं, जहाँ पर कि आईओसी, बीपीसीएल, ये दो कंपनियां हैं जहाँ पर कि मौके मिल सकते हैं। थोड़े थोड़े ही आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए इसमें, क्योंकि बराबर इनके ऊपर एक जो है कह रहे हैं कि ऑयल जो कि एक इनका इनपुट कॉस्ट है, वो कभी कभी अगर बढ़ जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कह लें कि प्राइस जो है उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी रेगुलेशंस हैं। तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है जिसके कारण चिंताएं रहती है। लेकिन ये कंपनियां अगर देखेंगे पिछले कई महीनों से अच्छी प्रॉफिट कमा रही हैं, तो इन कंपनियों पर अगर किसी भी गिरावट में देखा जा सकता है। चलिए, तो गिरावट पर ओएमसीज में आईओसी, बीपीसीएल, इन पर आप नज़र रख सकते हैं। धीरे धीरे आप चाहें तो इनमें खरीदारी कर सकते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जहाँ तक बात है तो उसमें वर्लपूल एक शेयर है,
और एसी बनाने वाली कंपनियों में ब्लू स्टार और उसके साथ साथ वोल्टास, इसमें आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड सर, रियल्टी, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, इनमें हमने काफ़ी अच्छा रनअप बनता हुआ दिखा है। और कल के सेशन में हमने देखा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इस सेक्टर में हावी होती हुई नज़र आई है। तो ये जो रियल्टी, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो सेक्टर की जो मुनाफा वसूली हो रही है, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो रियल्टी में तो काफ़ी बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है आपको मतलब वॉचफुल रहना है, क्योंकि और डेटाज आपको हर महीने मिल जाते हैं, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी डेटाज हैं ये। और उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। निचले स्तरों से काफ़ी बढ़ा है रियल्टी से स्टॉक्स जितने भी हैं, या फिर इन इन दैट मैटर अगर आप इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हो तो वो तो डेटा अभी तक जो आ रहे हैं, जो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के नंबर कह लें या इन्वेंट्री लेवल कह लें कंपनियों के, तो वो काफ़ी बेहतर हैं और लोग जो है प्रीमियम फ्लैट्स काफ़ी बाय कर रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा बराबर, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन स्तरों पर तो नहीं जो है सलाह होगी ये कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शंस हो, क्योंकि इन सारे डेटा को मद्देनज़र मार्केट जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेजी फैक्टर कर चुका है। तो वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि रियल्टी सेक्टर्स में है अगर आप। फार्मा तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ केयर उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो, और इंडिया में हेल्थ केयर में आप देखें तो सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं, डॉक्टर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर पूरी जो है आबादी को देख लें तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एक जो है बड़ा थीम हो सकता है आने वाले दिनों में। और उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, जैसे नारायण हृदयालय की बात कर लें, किम्स की बात कर लें। कई बार हमने आपके चैनल पर किम्स के लिए बात की है। आने वाले टाइम पे जिस तरह से अपॉर्चुनिटी है किम्स के अंदर में, और गोइंग बियॉन्ड टू देयर ओन टेरिटरी, जैसे आंध्रा तेलंगाना जो क्षेत्र था जहाँ पर ये कंपनी थी, और उसके वो बाहर निकल रही है, जो है कहने महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका की तरफ जो एक्सपेंशन है इनके, वो काफ़ी अच्छे हैं। नारायण हृदयालय भी अच्छा कर रहा है। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखें मेदांता जो हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा कर रहा है काफ़ी। तो ये हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि वहाँ पर वो बिजनेस मुझे समझ में आता है और उसमें एक्सपेंशन की काफ़ी गुंजाइश है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। ऑटोज में आपको भी तो काफ़ी जो है वो चूजी होना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोज में अगर आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स डेफिनेटली काफ़ी नंबर अच्छे हैं और अभी तक ठीक चल रहे हैं। और उसमें भी जो एसयूवी सेगमेंट है वो काफ़ी जो है कह लें कि वो बज ऑफ द स्ट्रीट है। उसमें जो कंपनियां हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनकी की एसयूवी की बात आई थी कल ही, की प्राइस कट कर रहे हैं 10% के आसपास एक्सयूवी 700 की, लेकिन 4 महीनों के लिए है। और कंपनी ने क्लैरिफाई भी कर दिया कि जो है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि वो सेगमेंट जो है, और कह लें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाहर से इन्वेस्टमेंट भी करीब 10,000 करोड़ के करीब आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार बात कर रही है कि हाइब्रिड या हाई जो है कह लें कि हाइब्रिड गाड़ियाँ जो ईवी की तरफ हैं, या ईवी गाड़ियों में रजिस्ट्रेशंस में काफ़ी कमी होगी, वो एक बूस्टर हो सकता है इन कंपनियों के लिए। तो वहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। और उसमें आप देखें महिंद्रा पैकिंग ऑर्डर में देख लें तो M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, ये 3 कंपनियां हैं जो कि काफ़ी जद्दोजहद कर रही हैं स्पेस में, लेकिन सारे स्टॉक प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर चुनिंदा खरीदारी करें, थोड़ा थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे खरीदारी करें। M&M, मारुति, टाटा मोटर्स पसंद हैं। ऑटो पैक से और कंज्यूमर ड्यूरेबल की जहाँ तक बात है वो तो हमने करी। फार्मा में फोकस करें, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे, हेल्थ केयर स्टॉक्स पे जिसमें किम्स और नारायण हृदयालय है, और रियल्टी में वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अभी इनसे दूर रहें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन एक तबका बाजार का जिससे शायद किसी के लिए भी दूर रहना मुश्किल है, वो है PSU का। हर दिन हम देखते हैं कि सर कोई ना कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। कल के सेशन की बात करें तो उसमें इरिडा एक स्टार परफॉर्मर था। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों से पहले 12% के आसपास का अपमूव लेके स्टॉक बंद हुआ। REC PFC तो अपनी ही चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, BPCL, SBI, HPCL, तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी के साथ हमने देखा कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। तो PSU एज अ स्पेस पर आपकी क्या राय है सर, और कितना दम बाकी है इस पूरे स्पेस में?
देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू अगर आप देखें तो टोटली री रेटिंग हो रही है पीएसयू की। और जो काफ़ी कई मतलब दशकों से कह लें कि जो है जिनको स्ट्रीट ने जो है एकदम दरकिनार कर रखा था वैल्यूएशंस के लिहाज से, तो अब जो है वो सारी चीज़ें री रेटिंग की तरफ जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मूव सारी कंपनियों में आ रहा है। और लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ये री रेटिंग है, अर्निंग्स एक्सपेंशन से ज़्यादा पीई एक्सपेंशन हो चुके हैं। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं बबल क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और चुनिंदा कंपनियों को देखें कि अपॉर्चुनिटी साइज कितनी है, कितनी बड़ी अर्निंग्स भविष्य में आ सकती है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उसमें अगर आप देखें तो सबसे प्योरली आज के दिन में भी जो सस्ता दिखता है तो पीएसयू बैंक्स हैं, जहाँ पर कि रूम ज़्यादा दिखता है और इस लेवल पे चीप भी लगते हैं, सस्ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम कंपनियां हैं जहाँ पर कि एम्पल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में देखना चाहिए। और उसमें भी रिन्यूएबल्स में जो कंपनियां हैं, जैसे एसजेवीएन कह लें या फिर एनएचपीसी कह लें, ये इन कंपनियों में जो अपॉर्चुनिटी साइज है रिन्यूएबल की तरफ, उसमें लगता है कि इनका पाई बढ़कर होगा। और यहाँ से हैंसफोर्थ भी इन कंपनियों में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको काफ़ी स्पेसिफिक होना पड़ेगा और कहाँ पर जो है, जैसे रेलवे के स्टॉक्स हमने कई मरतबा आप ही के चैनल पर आरबीएनएल की काफ़ी कवायद की थी, लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है। डिफेंस में जीआरएससी की कई बार बात की हमने, और वहाँ पर भी डबल हो चुका है, मोर देन डबल जो है विद इन अ मंथ और सो हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी नियर टर्म में तो नहीं है, लेकिन मार्केट जो है कभी कभी आपको ज़्यादा तवज्जो देता है, और वो पीरियड अभी चल रहा है पीएसयू में। तो अगर आपके पास है तो एक सर्टेन स्टॉप लॉस से जरूर बने रह सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पर अर्निंग्स के हेड जो है स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हो चुके हैं, और वहाँ पर सावधानी बरतें या फिर अपना स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट लगा के रखें। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। पीएसयू स्पेस की भी जहाँ तक बात है, डिफेंस रेलवे में बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जैसे हमें सर ने बताई भी हैं। पीएसयू बैंक्स जो हैं उसमें एसबीआई, बॉब, कैनरा बैंक अभी भी अच्छे लग रहे हैं। पावर में रिन्यूएबल्स जैसे कि एसजेवीएन, एनएचपीसी, इनमें हो सकता है कि अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में नज़र आती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं आज के बाजार की, फोकस करते हैं कि आज किस तरह से मार्केट में स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किस तरह से हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो आपको कैसे पोजीशंस बनानी चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है सर, निफ्टी की जहाँ तक बात है तो उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलिटिलिटी हमने देखा है पिछले 2 दिनों में मार्केट्स में देखने को मिली है। चलिए, कल तो हम कह सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी थी, अमूमन हम देखते हैं कि उठापटक होती है। परसों के सेशन में भी मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी। तो ये जो वॉलिटिलिटी है उस लिहाज से हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसे प्ले कर सकते हैं सर? कि कब प्राय जो है हफ्ते के लास्ट के दिनों में पोजीशंस काफ़ी कट जाती हैं। आपको जनरली ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा ऑन वीकर फुटेज रहता है मार्केट, बिकॉज कह लें कि 2 दिन बंद रहता है मार्केट, और उसके बाद कोई न्यूज़ आती है, और फिर जो है मार्केट जो है एक बड़ा जो है गैप के साथ ओपन अप और ओपन डाउन होता है, क्योंकि वो 2 दिनों के बीच जो न्यूज़ फ्लो आते हैं उसका पूरा इम्पैक्ट सोमवार के कारोबारी सत्र पर रहता है। तो उस लिहाज से एक प्रेशर देखा जाता है जनरली। और आप देखें कि अगर निफ्टी पे टेक्निकली अगर देख लें तो जो आप नियर टर्म की बात कर रहे थे कि 24,300 के ऊपर बराबर बंद हो रहा है। अगर कल जो है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में आप देखें कि 24,270, 280 के नीचे अगर जाता है तो वहाँ से एक ग्राउंड बन सकते हैं, या फिर टेक्निकल पर चित्र जो है मिनट्स के चार्ट पर थोड़ी खराब हो सकती है, और उस केस में निफ्टी में गिरावट थोड़ी देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से आप देखें कि कारोबारी सत्र पर किस तरह से रिएक्शन करता है। और वो अगर ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो वहीं पर 24,350 को देख लें। 24,350 के ऊपर अगर मार्केट खड़ा हो जाता है तो आपको एक अपवर्ड ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये रही कि आप दिन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फोकस बना के रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा जो है वो स्टॉक्स पर ज़्यादा मिलती है आपको, और स्टॉक्स स्पेसिफिक रहें, वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए जैसे आपने पहले भी कहा, लेकिन निफ्टी के लिए 24,270 नीचे की तरफ और 24,350 ये ऊपर की ओर लेवल्स इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ जैसे ही दायरा टूटता है
फिर दोनों तरफ मूव काफ़ी शार्प देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो सर फिर नंबर्स की बात कर लेते हैं। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। कल शाम हमने टीसीएस के नंबर्स भी आते हुए देखे, आपने हाईलाइट किया भी। नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर आया है, 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इनका जो मुनाफा है, डॉलर रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, करीब 0.25% के आसपास की क्वार्टर क्वार्टर हमने जंप आती हुई दिखी है। लेकिन जो मुनाफे का नंबर है 12,040 करोड़ रुपए के आसपास का है। अलग अलग एस्टीमेट से, हमारा एस्टीमेट था 12,100 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आएगा। तो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं। मुनाफे का नंबर आता है वो देखा है। जो इनके एबिट मार्जिन हैं वो भी करीब 1.3% के आसपास गिरकर आते हुए देखे हैं। तो ओवरऑल सर आपने टीसीएस के नंबर्स को कैसे रीड किया है और इसके बेसिस पर अब आईटी सेक्टर को और बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आज एचसीएल टेक के नंबर्स भी आने वाले हैं। देखिए, मुश्किल यह है कि पूरे क्षेत्र में जो है एक थोड़ी सी जो है कह लें कि चिंताएं हैं, क्योंकि यूएस या यूरोपियन मार्केट से उतने ज़्यादा इनको कह लें कि बूस्टअप नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर आप हेडकाउंट देखें, जो कि हम लोग कंपनियों में केपेक्स देखते हैं, तो इन कंपनियों में हेडकाउंट्स हम देखते हैं कि कितने एडिशंस हुए हैं। तो 5,000 करीब करीब 5-5,500 के करीब का हेडकाउंट एडिशंस हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट, या फिर हम कह लें कि हेडकाउंट्स के हिसाब से, तो वो ज़्यादा नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी जो है शायद प्रोजेक्ट उतने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनियां बेंच स्ट्रेंथ तैयार करती हैं अगर इनको पास प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलते हैं तो ये इंतजार होगा कि बाहर के देशों में किस तरह से वहाँ पर जो है चित्र उभर कर आता है, यार वहाँ के जो जीडीपी नंबर्स हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो किस तरह से आते हैं। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम है डेफिनेटली। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि आने वाले टाइम पे ये कंपनियां अच्छी करेंगी। और इसमें जो है पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि एचसीएल टेक डार्क हॉर्स हो सकता है, अगर नंबर्स के लिहाज से देखें तो। हम्म, ठीक है। आईटी में आज एचसीएल टेक के नंबर्स आने वाले हैं और यही डार्क हॉर्स हो भी सकता है। लेकिन सर टीसीएस के नंबर से पहले हमने देखा टीसीएस तो कमज़ोर बंद हुआ है, उसके साथ साथ 3 ऐसे मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं जो कि ज़्यादा गिरने में आगे थे। उसमें एलएनटी टेक है, इन्फो एज है, कोफोर्ज है। इन स्टॉक्स पे आपकी राय सर? देखिए, एल एन टी टेक्नोलॉजी जो है, LTTS, मुझे लगता है कि ये कंपनी मेरे रडार में है। और हम देख रहे हैं कि अगर चूंकि हम लोग के पास है ही नहीं अभी, लेकिन थिंकिंग ऑफ कि इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस तरह से ऑटोमेशंस हो रहे हैं और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये कंपनी काम करती है, तो उस लिहाज से नज़र पे है ये कंपनी। निचले स्तरों पर एकदम मुझे लगता है कि 4,000 के आसपास कभी भी मिले, 4,400 से लेके 4,000 के आसपास, अगर किसी भी बैड न्यूज़ के कारण, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन्फो एज की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे, क्योंकि जो है एम्प्लॉयमेंट इन आईटी सेक्टर अगर देखें, सबसे बड़ा है जो कि एम्प्लॉयमेंट का जरिया, और आज के जो जितने पढ़े लिखे जो है वर्कफोर्स हमारे पास, उनके लिए है। तो वहाँ पर अगर हेडकाउंट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और चर्निंग भी आप देखें काफ़ी कम हो चुकी है, अगर 12.1% के करीब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो रहा है टीसीएस का, तो वो भी कम हुआ है। तो वो उसका कम होने का मतलब है कि जो Naukri.com है या इन्फोज है, उनके काम कम होंगे। लेकिन फिर भी अगर लंबी अवधि के लिहाज से देखें, तो इन्फोएज थोड़ा सा डिफरेंट है संदीप जी, क्योंकि हम इनक्यूबेटर जिसे कहते हैं, कि जितने हम्म, भी नई तरह के जो बिजनेस है उसका इनक्यूबेटर है। आप इनके पास जितने भी, जैसे जोमेटो में इन्होंने काफ़ी पहले इन्वेस्टमेंट किया था जब कोई हम्म, जानता नहीं हम्म, था हम्म, जोमेटो का। तो संदीप जी जो हैं इसमें, संदीप भिक्षुनदानी जी, मुझे लगता है काफ़ी पारखी हैं ये। और अब देखें, पॉलिसी बाजार और शिक्षा.com, मैट्रिमोनी, ये तमाम जगह इन्होंने, और इनके यही नहीं, ये तो नामी गिरामी स्टार्टअप हैं ये लोग। हम्म, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इनके इन्वेस्टमेंट हैं। तो केवल नौकरी से न देखें, इसे इसे ये देखें कि ये एक इस तरह का बिजनेस है जो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी अपने जो है कहने की उसमें प्लेटर में रखा हुआ है। और हम्म, अगर वहां से कुछ चीजें बढ़ती हैं तो इसको काफी फायदा होता है। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट लीग में है, आपको डायरेक्ट इसको आईटी से न देखें। हाँ, इसका जो मेन बिजनेस है वो डेफिनेटली आईटी से काफी रिलेटेड है। तो हम्म, आईटी अगर मार्केट अच्छा करता है तो इन्फो एज काफी अच्छा करेगा। वो उसके लिए काफी फिलिप देता है। ठीक है। दूसरी एक कौन सी, कोफोर्ज की बात की आपने, कोफोर्ज भी अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर देखना चाहिए।
बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कंपनियां संदीप जी एआई में हैं, डेटा एनालिटिक्स में हैं, उन कंपनियों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आईटी मार्केट खराब भी होगा, हम्म। लेकिन नई जो चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक प्रेसिंग नीड हो जाएगी पूरे ठीक है। सिस्टम के लिए, तो उसमें उन कंपनियों को देखना चाहिए। परफेक्ट है सर। दो तीन सवाल और हैं, थोड़ा समय की कमी है मेरे पास सर। शिपिंग हमने देखा था कल का स्टार परफॉर्मर था, एससीआई 20% की ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। खबरें ऐसी हैं कि शायद एक ऑयल टैंकर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में एक जेवी कंपनी बना सकते हैं। शिपिंग मंत्रालय का ये प्रस्ताव है जिसमें एचसीआई और आईओसी हो सकता है कि दोनों कंपनियों की जेवी हो सकती है। और बजट को लेकर तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, जिसमें कुछ रियायतें हो सकता है कि सेक्टर के लिए जारी रह सकती हैं। तो शिपिंग एज अ सेक्टर में कैसे प्ले आउट करना चाहिए सर? कोई मौके अभी भी हैं जो कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहे हो? देखिए, शिपिंग में मुझे लगता है कि चूंकि सरकारी कंपनी रही है, ये है कंपनी, तो इफ़िशियंसी लेवल तो काफ़ी ख़राब रहे हैं। उस लिहाज से कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा है, बट लास्ट के 2-3 सालों में कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किए हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें, वहीं पे मुझे लगता है कि जी शिपिंग ये कैंडिडेट है जहाँ पर कि मतलब नंबर्स के लिहाज से वो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से साइज ऑफ द बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है, ये कंपनी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा, लेकिन चूंकि इन दिनों काफ़ी बढ़ चुका ऑलरेडी, तकरीबन 40% का जो है गेन ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में आ चुका है। मैं हम्म। कहूँगा वेट करें। बेहतर कंपनी ये है अपॉर्चुनिटी। अगर देखिए, हम लोग कैसे देखते हैं फाइनेंस में एक चीज़, कि अगर कंपनी बेहतर कर रही है अपने मौजूदा बिजनेस पर, उसको एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन ठीक। मौजूदा बिजनेस पर अगर आप उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं और आप दोबारा से कुछ एक्सपेंशन करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा जोखिम लेंगे उस कैपिटल पर, जो कि ऑलरेडी आप तो एक अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरा एक नया कैपिटल भी लेके आएंगे, और डेफिनेटली आप श्योर है कि उस पर भी उतना अच्छा नहीं करेंगे, डिस्पाइट कि आपको इतनी प्रिविलेज मिली हुई है सरकार के द्वारा। तो बेस्ट होता है कि कंपनी अपनी इफिशियंसी को पहले सुधारे, बाद में उसको एक्सपेंशन करे। तो वो उस पर अगर आप चलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें अगर देखनी है, तो प्राइवेट कंपनीज यही शिपिंग ज़्यादा बेटर लगती है। चलिए, आखिरी सवाल सर। आज या फिर छोटी अवधि में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पैसा बन सकता है? कोई कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने तलाश के लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? तो अभी हम बोल रहे थे कि पावर सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकता है, और पावर सेक्टर में हमने काफ़ी देखा कि कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो उसमें मुझे जो रिन्यूएबल स्पेस में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि सरकार जो है कि मंशा है कि रिन्यूएबल स्पेस 2030 तक एक बड़ा स्पेस हो, जहाँ से कि हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आज हमको तकरीबन 25% के आसपास रिन्यूएबल स्पेस का उत्पादन हो पा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जो कि 75% हो जाएगा। तो ये जो 25 to 75% है, और 400 गीगावाट के करीब की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज के दिन में है, और वो 700 गीगावाट हो जाएगी। और हम्म। 700 में जो इंक्रीमेंटल जो होगा वो साथ ज़्यादा कह लें कि रिन्यूएबल की तरफ होगा, और उसमें भी हाइड्रो पावर होगा प्लस सोलर है। तो इसमें दो कंपनियां हैं, आप देख सकते हो निचले स्तरों पर अगर मिले आपको तो। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि हिमाचल सरकार की और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसे कह हम्म। सकते हैं। दूसरी कंपनी NHPC है। इसमें गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जितनी जितना एक्सपेंशन की बात कह रहे हैं आज के दिन में, और जिस साइज पर ये बैठे हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, और दोनों को कोलेट करके देखा जाए तो, और जो वैल्यूएशंस हैं आज के दिन में, उस पे लगता है कि ये दो कंपनियां काफ़ी बड़ी लाभान्वित हो सकती हैं। हम्म। अगर जो सारी चीज़ें, क्योंकि ये लंबे टाइम के प्रोजेक्ट होते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो इन दोनों कंपनियों को काफ़ी बड़ा मिल सकता है। उस तरह से टाटा पावर देखें, रिन्यूएबल स्पेस में अच्छा काम कर रही है, JSW एनर्जी है, अडानी ग्रीन है, ये तमाम कंपनियां हैं, लेकिन वैल्यूएशंस आज जहां पर है, वहां पर इन सारी कंपनियों में इन दो कंपनियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, सारी कंपनियां बढ़ेंगी, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, सारी कंपनियों को अपॉर्चुनिटी है, बट गिवन एट दिस पॉइंट इन टाइम, एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दो कंपनियां ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। क्या ड्यूरेशन और क्या अपसाइड लेके चलें सर? तो मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल अपसाइड हो सकते हैं अगर इनके नंबर्स को देखें, जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं, तो हम्म। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट 35 से 40% जो है, हम्म। वो एटलीस्ट 1 से 2 साल का अगर है होराइजन है आपका, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिहाज से भी 35 से 40% का ग्रोथ इन दोनों कंपनी में हो सकते हैं।
चलिए, तो NHPC और SJVN को आप खरीदे, 35 से 40% का अपसाइड 1 से 2 साल में इन शेयरों में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, शेयरों पे बातचीत करी, मार्केट्स पे अपनी राय दी। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, बहुत सारे शेयरों की बात हुई है। देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा था SJVN हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप समझिए कि चूंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली होता है। तो उस लिहाज से जो है, आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो अपने जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर उसकी सलाह लेके करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर, थैंक यू सो मच, थैंक गुड यू। डे सर। थैंक यू। चलिए, तो मार्केट्स में आखिरी कारोबारी दिन है, इसलिए थोड़ा आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहने की राय दी गई, क्योंकि नतीजों का सीजन भी शुरुआत हो चुकी है। कल TCS के नंबर्स आए थे शाम को, मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और HCL टेक जिसके नंबर्स आज आने वाले हैं, ये पूरे IT स्पेस में ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। और नतीजों को लेकर दिन के दौरान भी, चलते बाजार में भी, बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए लगातार कवरेज लेकर आएंगे, किन स्टॉक्स में आप खरीदारी या बिकवाली करके चल सकते हैं, जहां पे नतीजों के दम पर पैसा बन सकता है। और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर उनकी खास कवरेज रहती है, तो जुड़ना मत भूलिए। सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं बीच बाजार। तो क्या खरीदे क्या बेचें, मैं आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।